अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शहरियार एंड वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो एक्सफिनिटी रिव्यू सीरीज़। और आज हमारे पास जो गाड़ी है दैट इज़ सुजुकी स्विफ्ट और मेरे साथ उसके ओनर मौजूद हैं मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुस्तफ़ा, सबसे पहले मुझे बताएं कि ये स्विफ्ट का कौन सा वेरिएंट है आपके पास, कब आपने ख़रीदा था और कौन सा मॉडल है इसका? ये है सुजुकी स्विफ्ट 2022 और ये GL मैनुअल है, बेस वेरिएंट। ठीक है। और ये मैंने लिया था मई के एंड में इसी साल में। नहीं, 2 महीने बाद आपने लॉन्च होने की गाड़ी ली हाँ है। जी। और ये बताते चलें कि आपने बुकिंग करवा के ली है या फिर आपने रेडिली अवेलेबल मार्केट से? ये हमने बुकिंग करवाई हुई थी पहले ही, इसके साथ एक और ली थी, वो किसी और को ज़रूरत थी, वो भी मैनुअल ही थी, तो ये बिल्कुल बुकिंग प्राइस पे ली थी। ठीक है। और कितना आपको वेट पीरियड कितना था? वेट पीरियड ज़्यादा नहीं था, मेरे ख्याल से 1.5 मंथ था या 1 मंथ था। मतलब जो आपको प्रोविजनल बुकिंग टाइम था उसके अंदर ही आपको मिल गई थी या कोई डिले आपको फेस करना पड़ा था? नहीं, मुझे डिले कोई नहीं फेस करना पड़ा था, मुझे बिल्कुल टाइम से ही मिल गई थी। ठीक हो गया। और ये गाड़ी आपने उस वक्त ली है 27 की? हाँ जी, 27-28 की। 27-28 आफ्टर रजिस्ट्रेशन। और वो क्या प्रोसेस था और कितने में आपकी रजिस्ट्रेशन हुई और जो तमाम टैक्सेस थे हर चीज़ के बाद ऑन रोड आपको ये गाड़ी कितने में पड़ी है? ये ऑन रोड मेरे ख्याल से अगर टोटल सारा कैलकुलेट करें विद रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग टैक्सेस, तो ये 2850 के अराउंड ओल नंबर्स में पहुंच गई थी। ठीक है, 2850। और आपने जब पहली इसकी प्राइस हाइक हुई थी उससे आपने पहले ही ली थी? हाँ जी। जो इसकी लॉन्च प्राइस थी उसी पे परचेज की थी? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो डिसीजन था ये गाड़ी लेने का, इससे पहले कौन सी आप यूज़ कर रहे थे? मेरे पास इससे पहले यही वाली जो स्विफ्ट थी वो 2012 मॉडल था मेरे पास। अच्छा, इसी का स्विफ्ट ही आप यूज़ कर रहे थे? यानी आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है स्विफ्ट पे। हाँ जी। तो बड़ा मज़े का होने वाला रिव्यू ये। तो आपको उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो आपने मुझे पहले ये बता दें कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया इस पे शिफ्ट होने का? आया आपको कोई प्रॉब्लम्स तो आप फेस कर रहे थे उस मॉडल के अंदर या फिर अपग्रेड करना चाह रहे थे? नहीं, प्रॉब्लम्स तो उसमें से कोई भी नहीं मैंने फेस की। वो गाड़ी मुझे बल्कि अभी भी याद आती है क्योंकि उसको मैंने अच्छा खासा मॉडिफाई किया था इसके मुताबिक। ठीक है। और परचेज डिसीजन ये इस तरह ही था क्योंकि एक तो वो गाड़ी चल बहुत ज़्यादा गई थी, अराउंड 160 वो चल गई थी एक टाइम पे आके। आपने खुद चलाई थी 160? मैंने वो चलाई है 70,000 मैंने चलाई है, उससे पहले मेरे भाई के पास थी वो। ठीक है। और इंजन उसका इससे अगर आप कंपेयर करने पे आए दोनों गाड़ियों को तो कुछ चीज़ों में ये बहुत बेहतर है, कुछ चीज़ों में वो बहुत बेहतर थी। प्लस मुझे खुद एक स्टूडेंट कार ही चाहिए थी और मैंने पहले भी स्विफ्ट ही रखी हुई थी। ठीक है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यूज जिन लोगों ने रखी हुई थी मैंने वैसे इंटरनेट पे ही पढ़ा था कि इसकी माइलेज और इस तरह की चीज़ें कुछ उससे बेहतर हैं। बिल्कुल। ठीक है। उसके अंदर ये था कि एक तो ये थोड़ा सा डाउन साइज हुआ था, इंजन 1.2 में आई थी, वो 1.3 में थी। और उसकी जो शिकायत एक नॉर्मली थी ना पब्लिक की, जो यूजर्स थे उसके, वो उसकी फ्यूल इकोनॉमी से रिलेटेड थी। तो आप मुझे ये कंफर्म कर दें ये बात सही है कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी उससे बेहतर है? ये बिल्कुल सही है और बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो तो थी मेरे ख्याल से, वो आपको लाइट फुट के साथ भी आप अगर प्यार से उसको चलाएं ऑन रोड इन सिटी तो वो आपको मैक्स देती थी 12 से ज़्यादा वो मुझे तो नहीं आज तक उसने दिया। वो है कि अगर आप लॉन्ग पे लेके जाएं तो हर गाड़ी की बेहतर हो जाती है, उसकी भी बेहतर थी। ठीक है। चलें, फ्यूल एवरेज की बात हो रही है तो पहले ये आप मुझे बता दें अभी तक आप कितनी गाड़ी चला चुके हैं ये मई से अब तक? मैं ये अब तक चला चुका हूँ 11,500 एंड हाफ। ठीक है, रफली 12,000 हो गई। रफली 12,000, हाँ जी। ठीक है। और तकरीबन 4 महीने आपको हुए यानी 3,000 पर मंथ। हाँ जी। ठीक है। तो अभी तक आपको इसकी सिटी में क्या एवरेज मिली है? और आपने मई में ली थी तो आप अच्छा ये भी बता सकते हैं कि विद एसी इसकी फ्यूल कंजम्पशन क्या थी? हाँ जी। तो मुझे ये बता दें कि विद एसी सिटी में आपको क्या एवरेज मिली है और विद एसी लॉन्ग रूट पे क्या मिली है? विद एसी मुझे सिटी के अंदर जब मैंने चलाई है महीना एक, तब मुझे इसने दिया 16-17। और लाइट फुट के साथ अगर मैं बहुत प्यार से चलाऊं विद इन सिटी, सही है, तो इसने मुझे दी थी अराउंड 17.5 कर लें। अच्छा, सिटी के अंदर? सिटी के अंदर, हाँ जी। सही। उसके बाद अब जो अभी जैसा मौसम हुआ है और सिटी के अंदर ये मुझे 17 दे रही है विदाउट एसी, विदाउट एनी प्रॉब्लम। लॉन्ग पे मैं इसे ऐसा तो नहीं लेके गया, पर रिंग रोड पे और इस तरह अगर चलाऊं तो ये 18 भी दे चुकी है मुझे, 19 भी दे चुकी है। अच्छा, काफ़ी अच्छी एवरेज है। हाँ जी, इसकी एवरेज बहुत अच्छी है और विद एसी भी बहुत अच्छा कर जाती है।
ठीक है, मतलब फ्यूल इकोनॉमी वाइज तो ये बेहतरीन है उस लिहाज से कार। तो आप जब ये गाड़ी ले रहे थे आपका बजट क्या था? बजट ऐसा तो नहीं था माइंड में, क्योंकि अभी तक मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ एक। ठीक है। तो मैंने अपनी वो गाड़ी, वो पुरानी जो मैंने आपको बताया, वो चेंज करनी थी और मुझे स्टूडेंट कार ही चाहिए थी एक, और ये तब मार्केट में बिल्कुल नई लॉन्च हुई थी और मैं वही था कि पहले मैंने स्विफ्ट यूज़ की है। सही है। तो अब्बू से मैंने यही कहा था कि मुझे यही गाड़ी ले दें। अगर उन्होंने मेरे से पूछा था कि चाहिए ये और चेंज करनी है, तब ये गाड़ी थी, नई नई आई थी और इसकी मैं सारा रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे, तो मैं कहा यही ठीक है। सही है। मतलब आपकी बेसिकली क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं थी कि आपको कोई डिग्गी वाली गाड़ी चाहिए हो, क्योंकि नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि जब आपने ये ली थी 27 की एक्स फैक्ट्री पे प्राइस पे, उस वक्त आपके पास और कौन कौन सी ऑप्शंस थी जो आपने कंसिडर की थी या फिर बिल्कुल कंसिडर नहीं की थी? मैंने बिल्कुल कंसिडर नहीं की थी, क्योंकि मुझे एक तो डिग्गी वाली गाड़ी खुद पर्सनली भी नहीं पसंद। ठीक है। क्योंकि अगर आप देख लें बूट स्पेस की मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है। अकेले आपने ट्रैवल अकेले मैंने ट्रैवल करना है और ना मेरे पास इतना कोई सामान होता है जो मुझे जिसके लिए बूट स्पेस चाहिए हो। सही है। लेकिन आपके पास जो ऑप्शंस उस वक्त थी, आई थिंक वो एक प्रोटॉन सागा भी थी इस कैटेगरी के अंदर। प्राइस ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं, एक आपकी चंगान ऑल्सविन भी थी और सिटी यारिस भी ऑलमोस्ट करीब करीब इसके थी। लेकिन आपकी क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी तो यू वेंट फॉर स्विफ्ट। ऐसा ही है? ऐसे ही। ठीक है। तो अभी आपने 5 माह 4 माह चला ली है गाड़ी, अभी आप समझते हैं कि यू आर अ सेटिस्फाइड कस्टमर और आप रिकमेंड करेंगे कि ये गाड़ी लेनी चाहिए? मैं सेटिस्फैक्शन मेरी एक हद तक है, आई एम नॉट क्वाइट फुली सेटिस्फाइड विद इट, बट मैं ज़रूर रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि ये गाड़ी लें, क्योंकि इसके प्रोज और कॉन्स हैं, पर मेरे ख्याल से इसके प्रोज काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं कि वन शुड डेफिनेटली बाय दिस कार। ठीक है, चलें प्रोज एंड कॉन्स की ये बात हो रही है तो इसके अगर हम फीचर्स की बात कर लें, आपने ये बेस वेरिएंट लिया है GL मैनुअल। हाँ जी। इसके उस वक्त तो 4 वेरिएंट हो गए, एक लिमिटेड एडिशन आ चुका है, उस वक्त 2 और वेरिएंट थे लेकिन वो दोनों CVT में थे। हाँ जी। तो आपने ये बेस वेरिएंट जो लिया है, मेरा ख्याल है 3-4 लाख का डिफरेंस था टॉप ऑफ द लाइन और इसका। हाँ जी। वो आई थिंक उस वक्त 29 का था। तो आपने मैनुअल, आपकी रिक्वायरमेंट थी कि मैनुअल ट्रांसमिशन में लेनी है या फिर बजट की वजह से यू वेंट फॉर दिस वन? मैंने ये जब मैंने गाड़ी लिया ना, उससे पहले मैंने महीना चलाई थी GL CVT। अच्छा। एग्जैक्ट यही, बस वो ऑटोमेटिक थी। ठीक है। और उसने मुझे लॉन्ग पे 16 से ज़्यादा उसने मुझे दी नहीं। ठीक है। और उसके बाद मैंने मेरी जो पुरानी स्विफ्ट थी इससे पहले वाली, वो भी मैनुअल थी। ठीक है। और मैं जब उस पर स्विफ्ट ली थी मैंने दूसरी GL CVT, वो मुझे उसकी CVT और मुझे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है। उसके बाद जब मैंने ये ली थी तब मुझे था कि अब स्टिल बेटर देन GL CVT। सही है। वो है कि अगर आप पुरानी स्विफ्ट से कंपेयर करें तो इंजन साइज इसका छोटा है, इट कैन नॉट बी एज मच एज दैट वाज, बट स्टिल ये ऑटोमेटिक से, मेरी इन माय ओपिनियन ऑटोमेटिक से बेहतर है अभी भी। ठीक है, मतलब आप एक हाई रेव पे भी उसको चलाना पसंद करते हैं, इसलिए मैनुअल वाज द थिंग फॉर यू। और आपने क्योंकि पिछले स्विफ्ट चलाई है, उसकी और इसकी अगर पिक की बात करें, रिस्पॉन्स की बात करें, तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? पिक की अगर बात करें तो जो पहला और दूसरा गियर है ना उसका, वो उसका मैच नहीं है उस गाड़ी का उसमें। ठीक है। और ये सिर्फ उसमें नहीं है कि ये वाली गाड़ी, वो कंपेयर करें तो मैं काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों के साथ मैंने कंपेयर किया, और उसका पहला और दूसरा गियर जो था पिक में वो बिल्कुल नहीं पकड़ी जाती थी। इसका भी है, बट कल इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से सेफ्टी की वजह से रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। इसका रेव लिमिटर और इस तरह की इंजन में इस तरह की कोई मेरे ख्याल से खुद भी किए हुए, जिसकी वजह से पिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ इंजन का भी डिफरेंस है और ओवरऑल जो पावर है वो भी इसकी कंपैरेटिवली कम है, बट इसको एज अ फ्यूल इकोनॉमी कार के तौर पे ज़्यादा बेहतर इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, फीचर्स की बात हो रही है तो ये GL मैनुअल जो वेरिएंट है इसका और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के आपस में जो फीचर के डिफरेंसेज हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक तो आई थिंक इसके एयर बैग्स का डिफरेंस था, इसमें डुअल एयर बैग्स। हाँ जी, ऐसे ही है। उसमें 6 एयर बैग्स, उसमें 6 थे। एक इसमें कैमरा नहीं आता रिवर्स। हाँ जी। और रियर पार्किंग सेंसर्स इसमें नहीं है, और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग नहीं है। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग नहीं है। और इसके अलावा कौन से डिफरेंसेस हैं इसके? मेरे ख्याल, हाँ ये जो इनका है ना क्लाइमेट कंट्रोल वाला, ठीक है, वो सारा डिजिटलाइज्ड है, ये मैनुअल है। ये मैनुअल में। हाँ जी। ठीक है, मतलब ये मोटे मोटे वो डिफरेंसेस हैं। एक आई थिंक इसके DRLs भी इसके बम्पर में माउंटेड है, उसकी वो पूरी हेडलाइट्स ही डिफरेंट हैं। बिल्कुल, उसके इंटीग्रेटेड आ रहे हैं उसके अंदर।
ठीक है, ये मोटे मोटे वो डिफरेंसेस हैं, तो आपको कभी फील हुआ है कि वो भी अगर फीचर्स होते, अगर आप वो हाई एंड पे जाते, लेकिन क्योंकि आप सीवीटी की वजह से नहीं गए, तो इसमें उनकी कमी फील होती है? मुझे एज सच तो नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्राइस हाइक के मुताबिक भी देख लें तो इफ़ यू वांट गो फॉर दोस फीचर्स, तो मेरे ख्याल से जो प्राइस डिफरेंस है वो ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, पार्किंग सेंसर चलें, आप एक कह लें कि वो एक काइंड ऑफ शशके वाली चीज़ में आ जाती है, उसकी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। बैक कैमरा मैंने इसमें खुद ही लगवा लिया। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग अगर आप बाहर बिलालगंज या कहीं से देखें तो आपको अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे और बड़े रेडिली अवेलेबल हैं, वो आपको आराम से मिल जाते हैं। सही है, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो इसकी प्राइस डिफरेंस था दोनों वेरिएंट्स का, उसके अगेंस्ट जो फीचर्स मिल रहे थे वो इतने वर्दी नहीं थे कि आप उतने एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करके वो उस वेरिएंट को खरीदें। उसकी बजाय आप आफ्टर मार्केट भी इंस्टॉल करवा सकते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में आपको वही एग्जैक्ट सेम फीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बस एक वो एयर बैग्स का है कि एयर बैग्स का है, उसमें वो पीछे इधर पिलर्स, कर्टन्स और पीछे पैसेंजर्स के लिए भी हैं, उसमें 6। हाँ जी, चले फीचर्स का मुझे ये बताएं कि इसके कोई 3 ऐसे फीचर्स जो आपको लगता हो कि बहुत ही इसमें आपको पसंद हो फीचर्स, और 3 वो बता दें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है इस गाड़ी के बारे में। 3 ऐसे फीचर जो मुझे इसके पसंद हो? हाँ बिल्कुल, फीचर तो नहीं ऐसे, पर इसका एक ये है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, पर एक इसका ये चीज़ है, मैं पिछली स्विफ्ट में बहुत ज़्यादा लैग करता था, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक है, और इसका सारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटलाइज किया उन्होंने, वो मुझे काफ़ी अच्छा और बेहतर लग रहा है पुराने वाले से। सही है। उसके अलावा इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम की है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी फील होता है अगर आप ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ करो। सही है। सेकेंडली इसका जो ये एंटरटेनमेंट सिस्टम है, ये पुरानी वाली में तो एंड पे आके दिया था जो पूरी स्क्रीन थी, बट अगर मैं पुरानी वाली भी मेरे एक जानने वाले के हाथ से मैंने उसके साथ इसको कंपेयर किया, वो बहुत बेहतर है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई लैग नहीं है, कोई लैग नहीं है। और कनेक्टिविटी इसकी जो ब्लूटूथ है वो इजीली हो जाती है, वो इजीली हो जाती है अगर आपने पहले कनेक्ट किया हुआ और मैं अभी गाड़ी में आके बैठा और मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, विद इन 10 सेकंड वो खुद ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब वो इशू नहीं है कि आपको बार बार रिकनेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, वो इशू नहीं है। ठीक है, और कॉलिंग आपने कभी की है इसके थ्रू? कॉलिंग मैंने की है, इसके थोड़ा बहुत इशू आता है कभी कभार, वो मेरे ख्याल से इंटरनेट का मसला हो। उसके अलावा आवाज़ मैंने चेक की है, माइक इज फाइन, और मतलब जाती भी क्लियर है आवाज़ और आती भी क्लियर है, कोई ऐसा इशू नहीं। हाँ जी, ठीक है, यानी इसके माइक की प्लेसमेंट अच्छी की गई है। अच्छा, ये तो फीचर्स हो गए जो आपकी इस गाड़ी के पसंद है। ऐसे 3 फीचर्स जो आप कहते हो कि या तो उनकी कमी आपको फील होती हो इस गाड़ी में, या फिर आपको इतने कोई अच्छे ना लगते हो, चाहे वो इसकी लुक से रिलेटेड हो या फिर गाड़ी के अंदर हो। इसके मुझे एक चीज़ इसके अंदर अगर चाहिए होती तो वो थी सनरूफ। ठीक है, और इसके मुझे कोई एक चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो इसका कह लें ये वाला जो है, बिल्कुल इसका जो ये है क्लाइमेट कंट्रोल वाला सारा। सही है, ये एग्जैक्ट मेरे ख्याल से पिछली वाली स्विफ्ट वाला ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही नॉब्स हैं उसकी, एग्जैक्ट सिमिलर नॉब्स हैं, इन्होंने ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं किया। सेकेंडली मुझे इसका एक फीचर जो मैंने खुद डलवाया था वो था, इसके अंदर इन्होंने वो नहीं दिए थे बिल्कुल फॉग लैंप्स, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है, और वो मैंने आफ्टर मार्केट बहुत ही कम प्राइस में लगवा ली थी और वो पिछली स्विफ्ट वाली साइज़ का सेम है। बट मुझे इसी चीज़ की समझ लगी कि वो एक आपने बेसिक चीज़ है, तो वो सुजुकी पाकिस्तान ने वो क्यों नहीं दी। ठीक है, और इसके अंदर आपको ये आर्मरेस्ट की कमी नहीं फील होती? मेरे पास मैंने आपको बताया पिछली मैंने स्विफ्ट रखी थी तो मुझे आर्मरेस्ट की इतनी आदत नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो वो मुझे इतनी कमी महसूस नहीं हुई। ठीक, पर मुझे इसका जो आया मल्टीमीडिया स्टीयरिंग जो आया है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ठीक है, और वो मेरा प्लान है इंशाल्लाह कि मैं वो लगवाऊंगा इस पे। सही है, वो आप आफ्टर मार्केट। अच्छा चलें, ये बात हो रही है आफ्टर मार्केट की, मुझे ये बताएं इसमें आपने कोई ऑल्टरेशंस करवाई हैं या मॉडिफिकेशंस करवाई हैं गाड़ी में किसी तरह से भी? फिलहाल मैंने इसके अंदर भी सिर्फ रिम्स डलवाए हैं। हाँ, वो मैं देख रहा था, बड़े अच्छे वाइट कलर के आपने अलॉय रिम्स इसके चेंज करवाए हैं। तो टायर साइज आपने सेम रखा है जो कंपनी? हाँ जी, जो कंपनी आया था वही मैंने रखा है, उसको मैंने थोड़ा स्ट्रेच किया तो उससे वो थोड़ी वाइड लुक भी आई है, वो भी एक अच्छी चीज़ मुझे लगी है। ठीक है, और उसके अलावा एज सच मॉडिफिकेशन तो नहीं मैंने अभी करानी। एक आपने फॉग लाइट्स इसकी इंस्टॉल? हाँ जी, मैंने फॉग लाइट्स। और उसके अलावा कोई डिफरेंस? उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें, स्टीयरिंग कवर और इस तरह की चीज़ें हैं। या आपने कुछ वो कार्बन फाइबर इसकी हाँ जी ट्रिम थोड़ी करवाई है स्टीयरिंग पे? अच्छा, इसके अलावा और कोई आपने चेंज नहीं करवाया? इसके अलावा और चेंज नहीं करा, फ्यूचर में प्लान है इंशाल्लाह, अभी तो नहीं है, अभी सिर्फ 11,000 चली है। ठीक है, आगे इसके कराएंगे। मैंने पिछली वाली स्विफ्ट के काफ़ी कराए थे, उससे मैं इसको कंपेयर करते करते ना
आगे लेके जा रहा हूँ इसे भी। चले वो इंशाल्लाह जब आप वो भी करवाएंगे हम इंशाल्लाह उसको भी ऑन बोर्ड लेंगे जो आप चेंजेस करवाएंगे और फिर कंपेयर भी करेंगे। मुझे आप ये बताएं कि आपका खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ अभी तक इस गाड़ी पे? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बट थोड़ी बहुत टच हुई है। ठीक है, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये होने वाला था नेक्स्ट कि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हेडलाइट टूट जाए या फिर फेंडर आपको चेंज करवाना पड़े या डेंटिंग समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा हो तो आपने पार्ट्स की प्राइसेस पता की है और आया वो रेडिली अवेलेबल है मार्केट में? जो इसके बॉडी पार्ट्स हैं, हाँ बॉडी पार्ट्स का मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, बट मैंने सुजुकी शोरूम से अभी मैं इसका काम करा रहा हूँ, उधर मैंने देखी थी गाड़ी और मेरे ख्याल से उसका फेंडर और अगले बम्पर का कोई मसला था और वो बंदा उधर सर पकड़ के बैठा हुआ था बिकॉज ऑफ द प्राइसेस ऑफ द पार्ट्स। अच्छा। और मैंने उससे पूछना पसंद नहीं किया, पर मेरे ख्याल से जिस तरह अगर आप इसके मैकेनिकल पार्ट्स देख लें, इसका ऑयल फिल्टर और इसके एयर फिल्टर, जिसका ऑयल फिल्टर है वो डल रहा है वैगन आर वाला 1000 सीसी वाला। अच्छा। और वो जो पुरानी वाली स्विफ्ट के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है उसका साइज, बट इट्स स्टिल वे टू ओवर प्राइस्ड उसके अपने हिसाब से। अच्छा, उसकी क्या प्राइस है? लाइक मुझे आप ये बताएं कि मेंटेनेंस इसकी जो कॉस्ट, एक तो आपकी ऑयल फिल्टर और ऑयल चेंज करवाने पे, एक तो कितने किलोमीटर्स के बाद आप चेंज करवाते हैं और उसकी कॉस्ट कितनी आती है? मैं इसके 4000 या 5000 पे मैं इसका ऑयल चेंज करवा लेता हूँ। ठीक है। और ये है एक्सटेंडेड वारंटी में, तो मुझे अभी इसके वो सुजुकी से इसके ऑयल फिल्टर और ऑयल का मुझे पैसे नहीं देने पड़ते, बट ठीक है, मैं अपना एक इसके अंदर शेल अल्ट्रा डलवाता हूँ 3050 और उसको, और इसका जो एयर फिल्टर उसकी सारी प्राइस मिला के मुझे अराउंड कह लें 11 to 12,000 इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट एक ऑयल चेंज की हो जाती है। अच्छा, 4000 किलोमीटर के बाद आप जो करवाते हैं उसमें 12,000 आपको कॉस्ट आती है? हाँ जी। विच इज़ लाइक रफली 3 रुपये पर किलोमीटर, ऐसे ही? हाँ जी। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा नहीं है कॉस्ट? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि वैसे अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो सारी गाड़ियों के पार्ट्स इस तरह, बट सुजुकी के जो इन्होंने जो पार्ट्स ये खुद दे रहे हैं, हाँ, वो आपको सुजुकी खुद मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इसके ओवर प्राइस्ड हैं, वही आपको चीज़ एग्जैक्ट सेम बाहर जो है वो सस्ते में मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें ना कि एक हैचबैक होते हुए मतलब ये मेंटेनेंस कॉस्ट आफ्टर एवरी 4000 किलोमीटर, एंड समवन लाइक यू जो एक स्टूडेंट है और वो रफली हमने कैलकुलेट किया था आप 3000 एक महीने में चला रहे हैं। हाँ जी। लाइक तकरीबन 40 डेज के बाद आपको 12,000 आपको पड़ेगा जो आपने चेंज करवाना है इसका ऑयल फिल्टर हो वो, तो उस लिहाज से कंपैरेटिवली थोड़ी सी ऑन हायर साइड है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने ये जितनी 11-12,000 गाड़ी चला ली है, इसके बाद अगर आपको आज दोबारा एक मौका मिले कि आप सोचें कि मैं दोबारा एक गाड़ी लेनी है तो सेम बजट के अंदर, इस वक्त आपको वैसे इसकी प्राइस का पता है? इस वक्त इसकी प्राइस जो है वो 31-32 चल रही है। बिल्कुल। तो अगर आपका सेम बजट है तो आप दोबारा ये गाड़ी लेंगे या फिर यू विल ट्राई टू गो फॉर अ सेडान इन द सेम बजट? नहीं, आई वुड स्टिल प्रेफर अ हैचबैक, ठीक है, ओवर सेडान, क्योंकि सेडान मैंने मेरे घर में मैंने अगर सेडान चलाऊं ना तो मैं इतना वो कंफर्टेबल होता नहीं हूँ सेडान में। सही है। एक तो आपको पूरा देख के चलाना पड़ता है, पीछे सारी आपकी बूट और सारा आपको इस तरह करना पड़ता है, प्लस आपकी जो सेडान है अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा हैवी फोड़ते हैं तो उसकी जो एवरेज है ना वो फौरन नीचे आती है। ठीक है, मतलब ये खैर एक पर्सनल चॉइस है, सब्जेक्टिव है हर बंदे की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आई थिंक जिनकी फैमिली है वो सेम बजट में मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर अ सेडान ड्यू टू द लगेज कैपेसिटी, बट अगर आप अकेले हैं तो आई थिंक दिस कार इज़ अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। अच्छा, इसमें आप कोई ऐसा सजेशन देना चाहें जो इसको लेना चाहते हैं, मतलब जिनकी प्राइस रेंज यही है अराउंड 3 मिलियन, और अगर वो गाड़ी लेना चाहते हैं तो व्हाट वुड बी योर सजेशंस अबाउट इट? अगर उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेनी है या किसी की अगर छोटी फैमिली है तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये गाड़ी लें और ज़रूर लें। वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आपने मैनुअल लेनी है या ऑटोमेटिक, ठीक है, बट मेरे ख्याल से गाड़ी बहुत अच्छी है। और अगर आप सुजुकी की बाकी आप गाड़ियों से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से सुजुकी ने वैसे तो काफ़ी अच्छा अपग्रेड दिया है ये नई स्विफ्ट निकाल के, और इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये गाड़ी लें।
हाँ नहीं, अगर प्राइस ब्रैकेट की बात करें व्यूअर्स को भी मैं बताता चलूँ कि इस वक्त ये गाड़ी तकरीबन 32 लाख समथिंग की है, और उसी प्राइस रेंज के अंदर अगर आप मार्केट में देखें तो 32 में आपको पिकांटो मिलती है ऑटोमेटिक, जो कि 1000 है, एंड सेम गोज फॉर कल्टस एज वेल, कि उसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो भी अराउंड 32 लाख है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये एक हाई पावर्ड कार है, अराउंड 82 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और अराउंड 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, 1197 सीसी इसमें इंजन है, 1.2 लीटर। तो कंपैरेटिवली उससे एक बड़ी गाड़ी है, इसका रूम स्पेस इसकी काफ़ी अच्छी है कंपैरेटिवली उन गाड़ियों से, क्योंकि वो एक कॉम्पैक्ट छोटे साइज़ में हैचबैक्स हैं। तो इट इज़ अ गुड चॉइस इन इट्स ओन लीग। और एक और चीज़ मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, इसके जो सेल स्टैट्स हैं सिंस इट्स लॉन्च, इसकी अभी तक ऑन एवरेज हर मंथ तकरीबन 1300 यूनिट्स है सेल, विच इज़ वेरी गुड एज कम्पेयर टू यारिस और सिटी। मतलब इस सेम लीग के अंदर दिस कार इज आउट परफॉर्मिंग अदर कार्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स। वो सेम लीग वैसे अगर इस पे डिबेटेबल भी है, सेम लीग वो होगी नहीं क्योंकि दे बोथ आर सेडान्स। एग्जैक्टली, बस बट वो सिर्फ प्राइस ब्रैकेट में सेम है। बट अभी भी काफ़ी लोगों की, मैंने स्विफ्ट का एक क्लब ज्वाइन किया हुआ, उसमें काफ़ी लोग अभी भी फंसे हुए अपनी डिलीवरीज के लिए। सही है, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो टाइम पे मिल गया। लोगों को अपनी टेंटेटिव डिलीवरी डेट से 4-5 महीने ऊपर उनकी अभी तक गाड़ी नहीं आई हुई। ठीक है, वो उसके बाद काफ़ी एलसीएस के इशू बन गए थे और काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं। बट अभी आप मुझे ये बताएं कि आपका ये गाड़ी अभी रखने का इरादा है फर्दर, या फिर यू आर लुकिंग टू सेल इट? अभी तो इरादा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि अभी आगे मेरे खुद भी प्लान्स हैं इस गाड़ी के साथ कि मैंने इसको मॉडिफाई कराना है और इस तरह की 1-2 चीज़ें मैंने इसके साथ करनी है। मतलब अभी आपने इस पे शौक पूरा करना है अपना? मैंने अपना पूरा शौक करना है कि वंस आई एम डन कि हाँ मैंने गाड़ी के साथ जो पंगे लेने थे वो पूरे हो गए। सही है। देन यस आई विल ऑब्वियसली गो फॉर अ सेडान प्रोबेबली। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसकी रीसेल आपने चेक की है मार्केट में? हाँ जी, रीसेल चेक की है। रीसेल एक तो कैसी है, और आपने ये चेक किया है कि कितने टाइम में ये बिक सकती है गाड़ी? लाइक ये एज अ कैश इन हैंड गाड़ी है, या फिर आपको एक ऐड अगर आप लगाते हैं या कहीं पे खड़ी करते हैं बेचने के लिए तो इट विल टेक टाइम? ये बिल्कुल कैश इन हैंड गाड़ी है। ठीक है, कि अगर आप इसको सेल पे लगाएंगे ना, मेरे ख्याल से विद इन फ्यू आवर्स आपको कॉल आएंगी। और वो पर ये है कि आपकी प्राइस पे डिपेंड करता है कि जब से इसकी प्राइस हाइक शुरू हुई है ना, तो मैंने देखा है कि लोगों ने मैनुअल वेरिएंट 34-33 का लगाया है 0 मीटर। नहीं, रियलिस्टिक होना चाहिए। बट वो यही है कि अगर आप प्राइस अपने हिसाब से, अगर आपने इतना ज़्यादा वो ना मांगा हो और आपने गाड़ी अपनी बेचनी है, तो मेरे ख्याल से इट कैन बी सोल्ड विद इन फ्यू आवर्स, और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में। क्योंकि एक तो इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा हुई हुई है और इसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो हैं वो काफ़ी, जिन्होंने लिए वो तो सारे खुश हैं इस चीज़ से। सही है। पर जो नहीं, कुछ लोग इस तरह भी कर रहे हैं कि वो गाड़ी जाते अपनी बेचने जाते हैं और उनको इस तरह की कोई गाड़ी नज़र आ रही है तो वो फ़ौरन स्विफ्ट के काफ़ी ज़्यादा ओनर्स बन रहे हैं। और स्विफ्ट को अगर आप, जैसे आपने कहा है कि उसको हम अपनी लीग में कंपेयर करें, प्राइस ब्रैकेट में कंपेयर कर लें सिटी से और यारिस से, तो मेरे ख्याल से मेरा अपना भी पर्सनल ये है कि मैंने यारिस भी चलाई हुई है नई वाली, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है उससे। ठीक है, कंफर्ट में भी और फ्यूल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस और बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ नहीं, जो फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स आपने बताए हैं उससे कंपैरेटिवली तो ये बहुत बेहतर है फ्रॉम ऑल दो सेडान्स। इवन कैबिन जो इसकी स्पेस है ना, उसने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है कि इतना आपके पास अच्छा खासा आपके पास लेग रूम है, एंड इवन ऑन द बैक साइड एज वेल। अच्छा, ये तो हमने सारा इसका डिस्कस कर लिया ओवरऑल। अगर लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन होगा कि अगर आज आपको अपग्रेड करना पड़े किसी गाड़ी पे आफ्टर सेलिंग दिस वन, तो वो कौन सी गाड़ी होगी? सेम प्राइस ब्रैकेट। वो डिपेंड करता है आपका बजट, अगर आप एक्सटेंड करते हैं या फिर अपग्रेड आप सेम ही कैटेगरी में करते हैं, तो विच कार विल इट बी? मेरे दिमाग में 2-3 गाड़ियाँ, क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स और मुझे गाड़ियों का काफ़ी शौक है। तो JDM का शौक है, पर वो पाकिस्तान में इतनी होती नहीं है और आपको प्राइसेस और पार्ट्स का काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, और बड़ी अनरियलिस्टिक प्राइसेस हो गई हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से। इंपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से, वरना अगर आप बिलालगंज भी जाएं तो उधर भी उन्हें पता है कि किसके पास क्या है, वो एक चीज़ ही है। तो पर अब लोकल भी मैंने काफ़ी गाड़ियाँ चला ली हैं, बट जो मैंने देखा है कि जो जापानीज़ और जर्मन गाड़ियाँ हैं ना, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है इस लीग में। तो इफ़ आई सेल इट, तो मेरी जो नेक्स्ट गाड़ी है वो इंशाल्लाह
या तो 2012 C200 है, सही है, या फिर Honda Accord Euro R। ठीक हो गया। मतलब नेक्स्ट आप जापानीज ही प्रेफर करेंगे हाँ रादर जी। देन लोकली असेंबल्ड हाँ जी। एनी कार। चलें, हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस तरह की अपग्रेडेशंस दे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो व्यूअर्स, दिस वाज द फर्स्ट लुक, हमारा जो ओनर्स रिव्यू था। हमारे पास जो मुस्तफ़ा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे साथ इस गाड़ी के मुतल्लिक। उम्मीद है कि आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा ये, अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं या फिर आप अभी सोच रहे हैं इस प्राइस ब्रैकेट में कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो जो हमने फीचर्स इसके डिस्कस किए हैं, इसकी जो कंपैटिबिलिटी हमने शेयर की है और इसकी जो भी फिजिबिलिटी है पाकिस्तान में, वो शेयर किया आपके लिए। उम्मीद है ये यूज़फुल होगी इन्फॉर्मेशन। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम and we will see you in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.